Hey everyone, welcome to Legal Phoenix. This is तौसीफ हमीद. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 52 हमें ये कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे अगर हमें किसी चीज पे फोकस करना है वो है शैल वर्ड. दैट मीन्स कि इट इज मैंडेटरी एंड इट इज कंपल्सरी कि देयर मस्ट बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. इसको प्रेसिडेंट को जो हम हिंदी में राष्ट्रपति भी कहते हैं, और जो ये प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट ओनली जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द along with the head of the state, he is the first citizen of the India, and he is the supreme commander of Indian armed forces. इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है, ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन बाय हिज नेम. सो अब अगर हम आर्टिकल 53 की तरफ नजर डालें, आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन के जितने भी है, all those powers shall be vested in the president. तो यहाँ पे वर्ड shall यूज हुआ है आर्टिकल में. That means कि it's compulsory that all the executive powers of the union must be vested in the president and it shall be exercised by him as per constitution. So जितने भी पावर्स है वेस्टेड किए गए हैं प्रेसिडेंट में, दे शैल बी एक्सरसाइज्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि यहाँ पे बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है इधर डायरेक्टली, या तो खुद ही कर सकता है इनको एक्सरसाइज, और थ्रू और इनडायरेक्टली यानी थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. अब यहाँ पे ये बात है, एक केस लॉ एक आया था जिस केस लॉ का नाम था एम्परर वर्सेस सिबननाथ बनर्जी. इसमें ये कहा गया, इसमें कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी थी. कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये एक्सप्रेशन है आर्टिकल 53 में, जो एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है दैट ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, उसमें उन ऑफिसर्स में जो है मिनिस्टर भी आ जाएगा. सो दैट मीन्स कि जो एक मिनिस्टर है वो भी एज पर आर्टिकल 53 जो ये कह रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया सब ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो उसमें ऑफिसर्स के साथ साथ मिनिस्टर भी आ जाएगा. दैट मीन्स दैट मिनिस्टर कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. बट जितने भी पावर्स या जितने भी डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे, बट वो सारे डिसीजन लिए जाएंगे बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल 53 है. बट यहाँ पे जो बात की गई है एग्जीक्यूटिव पावर की, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पे भी नहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें. सो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे कि डिफाइन नहीं किया गया. बट अगर हम आर्टिकल 73 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे, आर्टिकल 73 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन जो है वो उन मैटर्स तक एक्सटेंड हो जाता है जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट को पावर है टू मेक लॉज. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं फ्रॉम आर्टिकल 3, फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 73 ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उन मैटर्स तक एक्सटेंड हो जाता है जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट को पावर है टू मेक लॉज. अलॉन्ग विद दैट
ये उन मैटर्स पे भी एक्सटेंड हो जाता है जिन मैटर्स पे, जिन राइट्स पे, जो अथॉरिटी पे या जो जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाया ट्रीटी या एग्रीमेंट मिला होगा, वो राइट्स, वो अथॉरिटी, वो जुरिडिक्शन भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उन मैटर्स पे भी तक भी एक्सटेंड हो सकती है। इन शॉर्ट आर्टिकल 73 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उन मैटर्स तक एक्सटेंड हो जाता है जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट को पावर है टू मेक लॉज ऑन दोज मैटर्स। अलॉन्ग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये चीज़ दी है, बट अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पावर मिला होगा या जो अथॉरिटी मिली होगी या जो जुरिडिक्शन मिली होगी, उन पे भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो जाता है अगर वो अथॉरिटी, वो राइट या वो एग्रीमेंट वो राइट या वो अथॉरिटी या वो जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली होगी वाया ट्रीटी और वाया एग्रीमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे आर्टिकल 53 के को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, आर्टिकल 53 में फिर ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन को, वो सारे वेस्ट किए गए हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकता है और इनको एक्सरसाइज इनडायरेक्टली भी कर सकता है वाया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। सो दैट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जितने भी जिन मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइट है या जिन मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर है टू मेक लॉज, वो पावर वो आ जाते हैं। दैट मीन्स कि वो सारे पावर जो है वेस्ट किए गए हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। देन इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है दे आर को एक्सटेंसिव और दे आर सिमिलर टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। They are similar to the legislative powers of government of India. लेकिन अब अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की, जो आर्टिकल ये बताऊंगा कि जो आर्टिकल 74 है इसमें अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे आर्टिकल 74 में भी अमेंडमेंट हुई हो, और फर्दर 44th अमेंडमेंट जो थी वो जहाँ जब 44th अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उस टाइम पे भी आर्टिकल 74 में वो अमेंड किया गया था। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि बिफोर 42nd अमेंडमेंट क्या डिफरेंस थी और आफ्टर 42nd अमेंडमेंट क्या नई चीज़ आर्टिकल 74 में लाई गई। ओरिजिनली जब आर्टिकल 74 को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस टाइम पे आर्टिकल 74 के थ्रू ये कहा गया कि देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अलॉन्ग विद देम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हेड होगा टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, दे विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे था इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स, दैट एड एंड एडवाइस इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, ये था बिफोर 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पे एक चीज है, अगर हम इसको इंटरप्रेट ऐसे भी करेंगे, दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे क्लियर प्रोविजन नहीं था। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे शैल था, दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं चलता। बट यहाँ पे था दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना जरूरी था जिसमें प्राइम मिनिस्टर था एज ए हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस करना था किसको, प्रेसिडेंट को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। लेकिन क्लियर प्रोविजन ये नहीं था वेदर प्रेसिडेंट वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और नॉट। तो एक जब इस 74 आर्टिकल को इंटरप्रेट किया जाता था तो उस टाइम पे ये क्लियर, चूंकि क्लियर नहीं था, क्लियर प्रोविजन नहीं था वेदर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय इट और नॉट, तो एक जो क्या नाम है इनका
एलन ग्लैड हिल जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे एक बुक लिखी थी। उनकी ये राय थी कि चूंकि यहाँ पे क्लियर प्रोविजन नहीं है वेदर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय इट और नॉट, सो इससे ये भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है ही मे टर्न इनटू डिक्टेटर, क्योंकि वो फिर अगर वो उन पे बाउंड नहीं था टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर वो अपने पावर्स को यूज करके अपनी मनमानी भी कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे, यहाँ पे वो जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करके पावर जो है वो अपने हाथ में लेते और एक डिक्टेटर की शेप में वो आ जाते। जितने भी डाउट्स थे दैट वेदर द प्रेसिडेंट is bound by the aid and advice of the council of ministers in exercising his powers or not, ये सारे doubts जो है वो remove किए गए by the through the 42nd amendment। तो जो article 74 है उसको amendment ऐसे किया गया था that there shall be the council of ministers with the prime minister as its head and they shall aid and advise to the president of India and the president of India shall in exercise, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया 42nd amendment के थ्रू, जो है shall be bound by the aid and advice of the council of ministers in exercising of the powers of president। so in short ये है कि 42nd amendment ने सारे doubts जो है वो clear कर दिया और उन्होंने ये कहा कि president of India जो है he is bound by the aid and advice of the council of ministers। so यहाँ पे पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट किए गए हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज करने हैं बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे ये है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद इवन 44th अमेंडमेंट में भी 74th आर्टिकल जो है 74th आर्टिकल जो है उसको थोड़ा बहुत अमेंड किया गया और इसमें जो है एक जो क्लास 1 था इसका 74 आर्टिकल का जो क्लास 1 था उसमें एक प्रोविजो लाया गया। प्रोविजो ये था कि जो प्रेसिडेंट है he is 42nd ने ये बोला कि he is bound by the aid and advice of the council of ministers। 44th amendment के थ्रू जो एक प्रोविजो लाया गया है था आर्टिकल 74 क्लास 1 में, वो प्रोविजो ये था कि जब एड एंड एडवाइस एडवाइस दी जाएगी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट उनको ये कह सकता है कि टू रिकंसिडर देयर एडवाइस और टू रिकंसिडर देयर सजेशन। तो हालांकि वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है बट वो उनको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। बट अगर उन्होंने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अगर उन्होंने सेम चीज वापस भेजी तो फिर वहां पे जो प्रेसिडेंट है ही कैन नॉट रिजेक्ट सच सजेशन और एडवाइस, ही विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। 44th अमेंडमेंट ने उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन दिया कि आप उस एडवाइस को वापस भेज सकते हो, सजेशन को वापस भेज सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, बस दैट्स इट। मतलब ये भी है जो हमने ये बोला कि ही कैन ओनली रिकंसिडर है, ही कैन ओनली सेंड बैक इट फॉर द रिकंसिडरेशन। इसको हम अगर हम अलग वर्ड्स में इंटरप्रेट करें या पुट आउट करें तो उसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो खाली रोल प्ले करता है एज एन एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी रोल वो प्ले करता है। ही कैन नॉट एक्ट और एज्यूम द पावर्स जो पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिए गए हैं। तो वो उनको सिर्फ ये कह सकते हैं कैन एक्ट ओनली एज ए गाइड और एज ए फिलोसफर और एज ए फ्रेंड कि आप इस एडवाइस को या सजेशन को रिकंसिडर कीजिए। बट अगर उन्होंने वो एडवाइस और सजेशन को कंटिन्यू रखा, सेम रखा, फिर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो उसको चेंज नहीं कर सकता या वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ही विल हैव टू गो एज पर दैट एडवाइस और एज पर दैट सजेशन। और दैट मीन्स कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम द पावर्स जो पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिए गए, वो उस एडवाइस या वो सजेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं अब नटशल में जो प्रेसिडेंशियल पोजीशन है इंडिया में एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ गॉट द कंसिडरेबल पावर्स बट ऑन पेपर।
अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें और एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स की, तो दोज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज बीइंग हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो ये कह सकते हैं हम कि जो प्रेसिडेंट है वो ज़रूर हेड ऑफ द स्टेट है, बट ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो रियल हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है दे आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड होता है, क्योंकि ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द अमेरिका। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। उनको जवाब, अगर यहाँ पे किसी की जवाबदारी बनती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। सो दे आर द रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। सो हम